किंग न्यूज से श्रीनगर में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम बैठक जारी है। जी हां, श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम बैठक जारी। असेंबली सेशन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक खास बैठक। असेंबली सेशन को लेकर बैठक में गौर-ओ-खौज। श्रीनगर में कांग्रेस भी कर रही है बैठक और कांग्रेस भी बैठक में चुनाव और सत्र को लेकर बनाई जा रही रणनीति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन से पहले जो बैठकों का दौर जारी है उसको लेकर के ये एक अहम खबर इस वक्त दे रहे हैं। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम बैठक जारी है। विधानसभा सेशन से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही है, जबकि विधानसभा सत्र को लेकर बैठक में मंथन होगा। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में कांग्रेस भी एक बैठक कर रही है। श्रीनगर में कांग्रेस भी बैठक कर रही है। चुनाव और सत्र को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कांग्रेस के तमाम लीडर्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसमें निजामुद्दीन भट्ट हैं, गुलाम अहमद मीर हैं, तारिक हमीद कर्रा हैं। हालांकि इससे पहले खबर यह आई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बैठक बुलाई है उस बैठक में कांग्रेस को भी उस बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। लेकिन फिलहाल ये अलग तस्वीर है जिसमें कांग्रेस के तमाम लीडर इस बैठक में मौजूद हैं, जबकि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बैठक जारी है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम बैठक, विधानसभा सेशन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक। और जबकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कांग्रेस की अपनी जो बैठक अलग से चल रही है उसकी ये तस्वीरें हैं। विधानसभा सत्र को लेकर बैठक में गौर-ओ-खौज हो रहा है। श्रीनगर में कांग्रेस भी बैठक कर रही है और इसी बैठक की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। चुनाव और सत्र को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने रिपोर्टर सरोज कफील का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। सरोज, ये बताएं, ये जो मीटिंगों का जो सिलसिला चल रहा है सेशन के आगाज से ऐन कबल, ये कहां कौन कौन मीटिंगें कर रही हैं? आपने दुरुस्त फरमाया। इस वक्त जो जेकेपीसीसी है यानी कि कांग्रेस, उनकी कांग्रेस भवन श्रीनगर में इस वक्त मीटिंग चल रही है। और वही आपको साथ ही बताते चलें, जिस तरह से आप जानते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक न्योता भेजा था तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को या जो उनके साथ अलायंस में है, जिसमें कांग्रेस भी आता है, कि आज यहाँ पर जो एक श्रीनगर का एक प्राइवेट यहाँ पर होटल है, यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि अभी असेंबली सेशन आने वाला है, कल से ही शुरू होने वाला है। हालांकि कल ऑबिचुरीज रहेंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि राज्यसभा के इलेक्शंस है 24 तारीख को, जिसके चलते हुए आज ये इंपॉर्टेंट मीटिंग यहां पर बुलाई गई है। क्या कुछ रहेगा इस मीटिंग में थोड़ी देर में ही पता लगेगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट इनपुट्स बता दें कुछ, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट ये रहेगा कि आज राज्यसभा में किस तरह से आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति रहेगी या जो उनके अलायंस में पार्टनर्स हैं वो किस तरह से आगे एक वो डिस्कशन होगा। और साथ ही साथ जो बेसिकली 5 दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे असेंबली में, जो मंडे से स्टार्ट होगी फ्राइडे तक, क्योंकि देखिए कल आप बात कर लेंगे तो कल ऑबिचुरी रहेगी, खराज अकीदत पेश किया जाएगा तमाम उन लीडर्स को जो गुजर गए हैं। साथ ही साथ 24 तारीख की आप बात कर लीजिए, उस दिन राज्यसभा इलेक्शंस है तो असेंबली में कोई बिजनेस नहीं होगा। उसके बाद फिर वीकेंड आता है जबकि असेंबली बंद होती है। तो मंडे से लेके जुम्मा तक 5 दिन के लिए इंपॉर्टेंट बिजनेसेस होंगे। और कौन कौन सी बिल टेबल की जाएगी उस पर अभी खासा ही डिस्कशन चल रहा है। क्या कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समर्थन में वो कुछ बिल्स लाएंगे। अब आपको बताएं कि कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स जो कंफर्म हो चुकी हैं, जो अभी आने वाली है इस असेंबली सेशन में। सबसे पहली है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तनवीर सादिक है, चीफ स्पोक्स पर्सन, एमएलए भी है जड्डीबल से, वो लोग एक एंटी ड्रग पे बिल लाने वाले हैं। वही आपने देखा कि पीडीपी के जो एक एमएलए हैं कुपवारा से मीर फयाज, उन्होंने कहा है कि एक बिल लाई जाएगी सामने जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पे जो बिल्स होती हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पे नहीं कर पाते हैं, तो उनको वेवर ऑफ कैसे किया जाए। यानी कि अगर आपका 2000 रुपए बिल है और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो कोई ऐसा संविधान, मतलब ऐसा कुछ प्रोविजन बनाया जाए जिसमें आपको फिर 2000 के बदले 1000 रुपए बिल देनी पड़ेगी, जिसका समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दे रहा है। और वही सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है केसीसी। यानी कि मैं आपको बताऊं, कश्मीर में हमने देखा हाल ही में जो यहां आपदा हुई थी, जिसके चलते हुए कई सारे एप्पल ऑर्किड्स या एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ था, उनको कि एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा कि अगर फ्यूचर में
अगर फ्यूचर में इस तरीके की आपदा आती है जहां पर एप्पल स्टेक होल्डर्स जो है उनको किसी भी तरीके की परेशानी हो, तो उनके लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाए कि उनको कंपनसेशन कैसे मिलेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि पिछली असेंबली सेशन में जो जम्मू में हुआ था उसमें कई सारी ऐसी बिल्स थी जो टेबल नहीं हो पाई थी, जिसमें से लैंड रिजर्वेशन जो पीडीपी वोकल हो रहा है उसको लेके उस पर बात चली है। और इंपॉर्टेंट इनपुट यह है कि सूत्रों के हवाले से अभी हमें पता लगा कि आज ही जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर हैं और राज्यसभा के लिए कैंडिडेट चुने गए हैं शमी ओबराय, उनकी मुलाकात पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती से हुई, जहां पर उन्होंने बैकडोर ये बात की है कि आने वाले राज्यसभा में जो 3 वोट्स रहेंगे पीडीपी के, यानी कि 3 जो उनके, एक त्राल से एमएलए है, एक कुपवारा से है और एक पुलवामा के वहीद पर है, वो 3 वोट्स जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाने चाहिए। जिस पर महबूबा मुफ्ती ने क्लियरली कहा है कि हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स है, जिसमें से एक लैंड रिजर्वेशन है, अगर आप हमें समर्थन देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जो ये 3 वोट है इनको एब्सटेन नहीं करेंगे और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में ही ये वोट देंगे, लेकिन वो 24 तारीख को ही पता लगेगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, अभी सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस का अभी भी एक भी रिप्रेजेंटेटिव है लेजिस्लेचर यहां नहीं पहुंचा है। 6 लेजिस्लेचर है, आप जानते हैं, 5 कश्मीर खित्ते से आते हैं, 1 जम्मू खित्ते से आते हैं, इफ्तिखार। तो कुल मिला के अगर बात करें, इस वक्त कांग्रेस भवन में मीटिंग चल रही है, लेकिन इंतजार इसी बात का है कि कांग्रेस के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तमाम यहां पर इस वक्त लेजिस्लेचर्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, वो पहुंच चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई लीडर अभी यहां दिख नहीं रहा है। तारिगामी भी यहां पहुंच चुके हैं, लेकिन एक शख्स वो यहां नहीं पहुंचे हैं, वो है जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवारा के एमएलए सजाद लोन, जिन्होंने पहले ही क्लियरली कहा था कि इस मीटिंग से मैं दूरी बना के रखूंगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी पहुंच चुके हैं और मीटिंग जो है ये कम से कम अभी 1.5-2 घंटे चलेगी। और किस तरह से आगे आने वाले 7 दिनों में जो असेंबली का सेशन है, साथ ही साथ राज्यसभा का इलेक्शन है और बडगाम और नगरोटा की जो सीट है उस पर भी अभी थारो डिस्कशन चलेगा यहाँ पे। जी विशाल। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यहाँ पर सरोज अब ये होगा कि एक तरफ तो कांग्रेस के लोग जाते हैं कि नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने चूंकि खुद दावतनामा भेजा है मीटिंग में, ये सवाल है, इसका देखना काफी अहम होगा। दूसरी तरफ सजाद लोन ने इससे पहले जो अपना एक स्टैंड क्लियर किया था कि वो अगर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट होता राज्यसभा की सीट पर तो वो उन्हें वोट देते। उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो किसकी मदद कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जो अलग अलग तरह की बातें थी वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है, अभी बर्फ पिघली नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अभी बर्फ पिघली नहीं है। और देख लीजिए, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं विशाल, आप जानते हैं कि कम से कम 50 सीटें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। अगर उनकी अपनी सीट्स की बात करें तो करीबन 41-42 है, बाकी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मिला के करीबन 50 है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो राज्यसभा के इलेक्शन में है वो चारों सीट्स पे फेवर करते हैं कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन अब ये डिपेंड होगा कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं होगी, कुछ ऐसे एमएलएज हैं वो एब्सटीन तो नहीं करेंगे वोटिंग से, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के भी 28 वोट्स हैं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, अब ये सारा निर्भर करता है उन तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे या उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में जिनका एक रिप्रेजेंटेटिव इस टाइम एमएलए है। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि बर्फ जो है वो अभी जमी नहीं है, क्लियरिटी नहीं आई है इस चीज पे। और सुबह ही कल भी भाजपा के जो तमाम एमएलएज हैं वो आज श्रीनगर पहुंच चुके हैं और भाजपा की भी कल सुबह 8:30 एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। क्या कुछ उनका भी रोड मैप रहेगा और ऑपोजिशन क्या रोल किस तरह से निभाएंगे, वो किन किन बिल्स का समर्थन देंगे और किन बिल्स पे वो लोग रिजेक्शन दिखाएंगे, वो भी देखना पड़ेगा हमें आगे। जी सर। बिल्कुल, ये काफी अहम है। एक और सवाल आपसे है मेरा, वो सवाल ये है कि ये तो तमाम सरगर्मियां हैं जो आप बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग बुलाई है और तमाम पार्टियों को दावत भी दी है। आप कह रहे हैं कि यूसुफ तारगामी पहुंच चुके हैं, क्या कांग्रेस के लोग जाएंगे उस मीटिंग में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग भी चल रही है? आपके इनपुट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी एग्जैक्टली इसी जगह पे खड़े हैं और अगर हम वक्त की बात करें तो सीएम उमर अब्दुल्ला थे जो आखिर में यहां पहुंचे अपने लेजिस्लेटर्स के बाद, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अभी यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि आपको बताते चले, जब 4:30 कांग्रेस की मीटिंग शुरू हुई उसके बाद तारिक हमीद कर्रा ने क्लियरली कहा कि जितना भी इस मीटिंग का आज खाका यहां बनता है उसके बाद हम दिल्ली हाईकमांड में पहले पूछेंगे कि
क्या हमें आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस मीटिंग का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। तो कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशंस आ रही है, शायद दिल्ली से अभी तक हामी नहीं भरी गई है, उसी के कारण अभी तक जो ये 6 लेजिस्लेटर्स है कांग्रेस के वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देखिए अगर कांग्रेस यहाँ नहीं पहुंचा तो जो ये क्रैक आया है इस वक्त अलायंस में, क्योंकि नेशनल अलायंस है, रीजनल अलायंस नहीं है ये, तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। और इसका बेनिफिट जो है आप देखेंगे कि किस तरह से न सिर्फ बडगाम और नगरोटा की सीट पे ऑपोजिशन को मिलेगा, लेकिन बल्कि जो बिहार में अभी इलेक्शंस आ रहे हैं उसका असर वहां पे भी दिखेगा। जो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज से गुरेज कर रही है और कहीं ना कहीं दबे अल्फाजों में कह रही है कि एक बार जब बिहार के इलेक्शन खत्म होते हैं तो शायद एक बार फिर से रिकैलिब्रेट करेंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपनी टर्म्स और कंडीशंस रखेंगे। लेकिन अभी कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। फिर इस बारे में आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल ये एक अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। असेंबली सेशन का आगाज अगले दिन से ही होना है और उससे ठीक पहले अलग अलग पार्टियां मीटिंगें कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मीटिंग चल रही है, जबकि श्रीनगर में ही मीटिंग, कांग्रेस भी अलग से मीटिंग कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि चूंकि कांग्रेस को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दावतनामा गया था, तो क्या कांग्रेस के लोग उस मीटिंग में शामिल होंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चली जिसके लिए बुलाया गया बाकायदा दावत देकर के? ये काफी अहम सवाल है। साथ ही एक जानकारी अभी ये बता दी उन्हें हमारे रिपोर्टर ने कि सजाद गनी लोन भी अब तक उस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। और जम्मू कश्मीर असेंबली का जो शीतकालीन सत्र है वो गुरुवार से शुरू होने वाला है, यानी कि जुमेरात से। और ये सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है, क्योंकि स्टेटहुड आरक्षण नीति और केंद्र शासित प्रदेश में हजारों जो डेली वेजर्स हैं उनके रेगुलराइजेशन को लेकर के ऐसे मुद्दे वो जो है वो कार्यवाही में छाए रहेंगे। 9 दिनों तक चलने वाले असेंबली सेशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर के उन पूर्व एमएलएज, उन पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी जिनका हाल ही में निधन हो गया था। 4 हमारे राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा और दीगर बिजनेस भी है। असेंबली में गवर्नमेंट से कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे, तो तैयारी तो हर एमएलए करता है अपनी। अपोजिशन खास कर देखा जा रहा है कि काफी जोश में है कि सवाल पूछे जाएंगे। अपोजिशन ही नहीं, सिर्फ अपोजिशन ही नहीं सवाल पूछेगी, वो तो जो लोग सपोर्ट करते हैं सरकार का वो भी पूछेंगे, उनका भी हक बनता है, वो भी पूछेंगे। जहां सरकार ने गलती की होगी तो कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेजरी बेंच भी पूछते हैं कि भाई आपने यहाँ गलत किया है, यहाँ ये काम नहीं हुआ है, तो वो पूछेंगे। तो भाई तो अभी सरकार को हुआ कितना अरसा है, वो तो हम पूछेंगे। अगर नहीं सरकार करेगी तो हम भी पूछेंगे, लेकिन अभी वक्त कितना हुआ है ये भी तो देखो। अभी तो प्लानिंग का जो हमारी सरकार ने प्लानिंग की है वो ग्राउंड पे डिलीवरी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो अभी आप कहोगे कि 8-9 महीने में या 10 महीने में हम 5 साल का हिसाब पहले पूछ लेंगे एडवांस, तो वो जवाब नहीं। अब उससे पीछे का पूछे ना, पिछले 10-12 साल में यहां सरकार किसकी थी वो भी पूछे कि पिछले 15 साल में क्या हुआ, और उसके बानिस्बत अगर आप देखेंगे कि ये 10 महीने में क्या हुआ, जरा कंपैरिजन कर लें कि पिछले 15 साल कोई तामीर और तरक्की का काम हुआ है यहां, तब किस। आखिरकार जम्मू कश्मीर में अब असेंबली सेशन शुरू हो रहा है। 7 दिन का ये सेशन होने वाला है, लेकिन आपको बताते चले कि पहले 3 दिन सबसे पहले ऑबिचुरी होगी, उसके बाद आप देखें कि जो मेन 4 से 5 दिन रहेंगे जिसमें बिजनेसेस डिस्कस होंगे। सुनने में आ रहा है कि कई सारी इंपॉर्टेंट बिल्स है जो इस असेंबली सेशन में डिस्कस की जाएंगी, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ड्रग फ्री कश्मीर को लेके एक बिल टेबल की जाएगी। वही पीडीपी के जो एमएलए हैं कुपवारा से मीर फयाज, उन्होंने भी एक बिल सामने लाई है जिसपे उन्होंने कहा है कि बिजली की जो बिल आती है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो पैसा देना, उनको एटलीस्ट कुछ अमाउंट कम किया जाए, यानी कि जो उनको बिजली बिल्स आते हैं उन पे थोड़ा सा वेवर ऑफ किया जाए। वही एक सबसे इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन सुनने में आ रहा है कि आएगा, जो हमने हाल ही में यहाँ पे देखा कि किस तरह से बाढ़ के चलते हुए कई सारी आपदाएं आई, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट को, स्पेशली एप्पल फार्मर्स को हुआ है। उनके लिए किस तरह से मुआवजा पेश किया जाएगा, या आने वाली सिचुएशन के हिसाब से उनके लिए क्या कोई नए रूल्स बनाए जाएंगे जो कहीं ना कहीं हमने नुकसान देखा उससे बचने के लिए। तो कुल मिला के अगर बात की जाए 4 से 5 दिन का इम्पोर्टेंट ये बिजनेस सेशन रहेगा, जिसमें उम्मीद यही है कि कई सारे ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज जिसमें रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स है,
जिसमें रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन है, ओपन मेरिट को लेके स्टूडेंट्स की देरी ना मांग है, और भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं लैंड रिजर्वेशन को लेके। क्या वो सामने रखे जाएंगे या फिर इस बार जैसा हमने पिछली बार देखा था जब असेंबली में हुआ था कि इस तरह से डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट्स हुए जिसके चलते हुए जो लोगों के असल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बैक बर्नर पे चले गए। तो उम्मीद यही है, छोटा सेशन है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जो रियल मुद्दे हैं इस बार असेंबली में वो एड्रेस किए जाए। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शांतनु ने कहा है कि असेंबली सेशन के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए सभी जरूरी इंतजामात भी कर ली हैं। श्रीनगर के राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में आपदा प्रबंधन कार्यशाला में भाग लेते हुए शांतनु ने कहा कि अगली बार 11वीं की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। राज्यसभा पुल्स की तैयारी जो है वो जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है, जो इलेक्शन की अथॉरिटी वो कर रही है अपनी तरफ से। असेंबली जो कल से है उसमें असेंबली सेक्रेटेरिएट और लॉ डिपार्टमेंट, हमारा असेंबली डिपार्टमेंट वो कर रहा है। हमारे सेक्रेटेरिएट में जितने डिपार्टमेंट्स के हम लोग हैं, हम लोगों ने सवाल के जो भी आए हैं उसके जवाब वगैरह तैयार करके भेज दिया है। तो पूरी तैयारी हम सबकी तरफ से है। देखिए ऐसा है कि वो उनका सजेशन था और उस पर हम लोगों ने काफ़ी विचार किया। इस बार चूँकि ऑलरेडी पूरी तैयारी हो चुकी थी इसलिए इस बार ये एग्ज़ाम हो रहा है। अगली बार जब भी एग्ज़ाम होगा उसके पहले या इस एग्ज़ाम के बाद ही उस पर विचार किया जाएगा कि क्या ज़रूरी है नहीं है, क्योंकि बहुत कम स्टेट्स में 11th के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जो हमारा रिज़ल्ट हमने देखा है जो 11th का है, उससे ये लगता है कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर पढ़ाई 12th में जाके करते हैं। उसी को इसीलिए एक तरीके यहाँ पे 11th के एग्ज़ाम होना शुरू किया गया था कि चलो किस बहाने कम से कम बच्चे बीच में थोड़ा पढ़ाई करेंगे। बट इस पर हम लोग अलग से विचार करेंगे। लेकिन इस बार चूँकि ऑलरेडी पूरी तैयारी हो गई थी, डेट्स वगैरह भी ऑलमोस्ट डिसाइडेड थे, इसलिए इस बार उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। और बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन की आलोचना की है और एनसी पर अपने गठबंधन सहयोगियों का शोषण करने का इल्जाम लगाया है। आने वाले असेंबली सेशन और राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को एनसी की तरफ से दिए गए दावतनामे पर बोलते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अपने इत्तेहादी जो पार्टियां हैं, जो सहयोगी हैं, मददगार हैं, उनका इस्तेमाल करती है और उनका शोषण करती है। ठाकुर ने आगे इल्जाम लगाया कि एनसी का अपने सहयोगियों को धोखा देने का इतिहास रहा है। कल से असेंबली सेशन शुरू हो रहा है और वही फिर अगर हम 24 तारीख की भी बात करें तो राज्यसभा के इलेक्शंस भी हैं, जिसके चलते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज 6:30 तमाम लेजिस्लेटर्स की मीटिंग बुलाई है और साथ ही साथ कांग्रेस को भी न्योता दिया है। लेकिन जिस हिसाब से अभी हालात बने हैं कि सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस इस मीटिंग का हिस्सा बनेगी या नहीं, वो आज शाम को ही पता लगेगा। इस वक्त हमारे साथ भाजपा की लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। ठाकुर साहब, अभी कुछ ही देर में कांग्रेस की भी मीटिंग होनी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रस्ताव आया है कांग्रेस को, आज तमाम लेजिस्लेटर्स को शाम को बुलाया गया है और जिस हिसाब से अभी हालात बन रहे हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज मिलेंगे और एक ही मुद्दे पे जो है ये लोग बात करेंगे? देखिए, एक छोटा सा एक गाने का एक छोटी सी पंक्ति मुझे याद आ रही है कांग्रेस और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोalition को लेके। वो एक गाना है, जाने कैसे निभा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। वो पहली वाली पंक्ति कांग्रेस के लिए और दूसरी वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में धोखा है, दगा है। ये मैंने कल भी कहा और आज भी दोहराऊं। उसके बाद इस साल जब कोalition इनकी हुई, गवर्नमेंट बनी, तो जो मिनिस्टर ब्रेथ है उसमें से किसी कांग्रेस लीडर को इन्होंने इंडक्ट नहीं किया। ये दूसरा धोखा था। तीसरा धोखा, अभी जो राज्यसभा इलेक्शन चल रहे हैं उसमें भी कांग्रेस को कोई सीट दी नहीं गई। लास्ट में उसको कहा कि आप हारने वाली सीट वो कोई दी गई नहीं। उसके बाद नगरोटा का इलेक्शन आप देखिए, वहां भी उन्होंने कांग्रेस को कहा कि हम कांग्रेस को ये सीट छोड़ दें, क्योंकि उनको पता है कि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हारेगी और कांग्रेस भी हारेगी, इसलिए कांग्रेस को वो सीट दे दी। मतलब हर एक मोड़ पे, हर एक महाज पे, हर एक जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को डिच किया, कांग्रेस को धोखा दिया, कांग्रेस के साथ दगा दिया। और जो हम जिसको हम कहते हैं कि गठबंधन धर्म, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी किसी के साथ निभाया नहीं और कांग्रेस के साथ निभाएगा। लेकिन कांग्रेस की एक मजबूरी है, कांग्रेस का यहाँ कोई आधार है नहीं, कांग्रेस की कोई यहाँ उस तरीके से बेस नहीं है, इसलिए कांग्रेस एक जूनियर टीम की तरह, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जूनियर टीम की तरह काम कर रही है। और मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं और आपके वसादत से भी ये कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्रीज पे, पिच पे कांग्रेस को कभी खेलने नहीं देगी।
जिस तरह से राज्यसभा इलेक्शन में उन्होंने बता दिया, जिस तरह से नगरोटा की बाई इलेक्शन सीट पे उन्होंने बताया, ये कांग्रेस को पिच पे खेलने नहीं देगा। एक बार जो आज की इनकी मीटिंग होने दीजिए, मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है वो टारगेट वो अचीव करेगी। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और इसके साथ ही आप रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। बड़गांव, बांडीपोरा और इचगांव में डिप्टी सीएम के खिलाफ सांसद आगा रूहुल्ला के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। आगा पर दिए बयान के खिलाफ जताई नाराजगी। डिप्टी सीएम ने कहा था, कौन है आगा। बारामूला के पट्टन में लोगों ने सड़कों पर उतरकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने आगा रूहुल्ला से माफी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री यानी वजीर दाखिला के टाइम में देश की सिक्योरिटी को मजबूती मिली है। इसके अलावा सरफराज खान पर कहा कि जो मुस्लिम आज पीछे हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी जो हैं वो देश के बेहतरीन होम मिनिस्टर हैं। उनका जो खासकर जम्मू कश्मीर को लेके ब्लड शेड से जम्मू कश्मीर के बच्चों को स्कूलों तक ले जाना, खेलकूद तक ले जाना, वहाँ G20 का और बड़ी चीज़ों का जम्मू कश्मीर पे नक्सलाइट का खात्मा करना और देश की सिक्योरिटी के ग्रिड को इतनी मजबूती मिली है उनके टाइम में। और मैं उनको कहूँ उनको ऊपर वाला लंबी उम्र दे, उनको देश उनकी जो देश की कंट्रीब्यूशंस हैं उनकी और उनसे ऊपर वाला ले और उनकी फैमिली को, उनके परिवार को इस दिन पे हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआ करते हैं, शुभकामना करते हैं। कांग्रेस आज जो मुस्लिम का बैकवर्डनेस है वो कांग्रेस और रीजनल पार्टी से रिस्पॉन्सिबल है। कल तक इन्होंने उसको वोट बैंक रखा, आज उसको वोट बैंक रखने के लिए डराते धमकाते और इनके हर सोच में, हर नज़र में हिंदू मुस्लिम है। भारतीय जनता पार्टी देश को हित में रखते हुए उसका हर नागरिक को एक नज़र से देखती है। हमारे लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, हमारे लिए वो भारतीय है और टैलेंटेड नागरिक है। दिल्ली में लद्दाख को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक हुई जिसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में लद्दाख के मुद्दों पर बात हुई जिसमें स्टेटहुड, छठी अनुसूची के साथ साथ 24 सितंबर को हुई हिंसा के बारे में बात हुई। मीटिंग के बाद लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने कहा मीटिंग में सभी मुद्दों पर सकारात्मक बात हुई है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड से लेकर छठी अनुसूची के मुद्दे पर बात हुई, साथ ही लद्दाख तशद्दुद को लेकर भी चर्चा हुई है। इस मीटिंग में केडीए और एपेक्स बॉडी की तरफ से कई बातें रखी गई हैं। मीटिंग में सोनम वांगचुक पर लगे एनएसए को हटाने की मांग भी की गई है। साथ ही हिंसा के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों को भी रिहा करने की मांग रखी गई है। इतना ही नहीं, हिंसा में जिन 4 लोगों की जानें गई थी उनके परिजनों के लिए भी उचित मुआवजा मांगा गया है। सांसद हनीफा जान ने उम्मीद जताई है कि जल्द लद्दाख की समस्याओं का समाधान होगा। 2 घंटे वहीं लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बैठक में स्टेटहुड, छठी सूची में शामिल किए जाने सहित तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमने सोनम वांगचुक सहित तमाम लोगों को डिटेन किए जाने का मुद्दा भी उठाया। जिस माहौल में बातचीत हुई है उसे हमें उम्मीद है कि आगे की बातचीत सकारात्मक होगी। लद्दाख हाई पावर सब कमेटी की अहम मीटिंग गृह मंत्रालय में खत्म हुई है और मेरे साथ मौजूद हैं लद्दाख के सांसद हनीफा जान साहब। हनीफा साहब, जिस तरीके की तमाम हालात थे
ऐसे में ये मीटिंग कैसी रही, क्या तमाम मुद्दे आप लोगों ने रखे, क्या बातचीत अब आगे बढ़ेगी? बहुत ही अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई और मैं समझता हूँ एक बहुत ही सिंसियरली सीरियसली, चाहे एमएचए के लोग हो चाहे हमारे लद्दाख की लीडरशिप हो, दोनों ने अपने अपने तरीके से, खासकर जो हमारे मुद्दे थे स्टेट होल्डर्स और 6 शेड्यूल के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात थी, सारे चीज़ें सारे प्रोविज़न पे हमने चर्चा किया और मुझे उम्मीद एक जगह है कि जिस तरीके से दिल खोल के जो है एमएचए के ऑफिशियल्स ने इस मीटिंग में बात किया है, आगे जाके कहीं ना कहीं जो है दोनों किसी न किसी कंसेंसस में आ जाएगा। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल था कि लद्दाख के में जो जिन लोगों को डिटेन किया गया उसमें सोनम वांगचुक भी शामिल है, उनका केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। क्या सरकार ने उनको आपने उनके ये बात कही थी उनकी वाइफ ने कि उसको उठाएगी, केडी और एपेक्स उठाएगा, तो क्या आपने उठाया? हमने देखे हमारे यहाँ सारे लीडर्स ने सोनम वांगचुक जी के साथ साथ जितने भी ले में हमारे डिटेन किया गया है, जेल में डाला है, उन सब के बारे में हमने बहुत जोरदार तरीके से हमने बोला है। सोनम वांगचुक जी का जो केस है वो अभी सब जुडिस भी है, लेकिन फिर भी हमने डिमांड ये रखा है कि उसके ऊपर से एनएसए जल्दी हटा के उसको रिलीज किया जाए। सरकार 6 शेड्यूल पर और एनएसए हटाने को लेकर, डिटेनीज को छोड़ने को लेकर क्या कह रही है? देखिए, उन्होंने कहा है कि हम इसको जो है आगे हम हाई अरबाब इख्तियार तक हम पहुंचाएंगे और हम कोशिश करेंगे इसमें बात करने की। अगली जो मीटिंग होनी है, क्या वो मीटिंग कब तक होगी? क्या 6 शेड्यूल को लेकर सरकार बात करने को राजी है? क्योंकि सोनम वांगचुक जी 6 शेड्यूल पर बहुत ज्यादा जोर देते रहे। नहीं, राजी क्या हो, तो आज की मीटिंग में तो 6 शेड्यूल पे ही बात हो गया, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पे भी बात हो रहा है, तो अभी बातचीत हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव माहौल में जो है ये बातचीत शुरू हुआ और मुझे लगता है कि अब बातचीत तभी खत्म होगा जब लद्दाख के इश्यूज का कोई ना कोई रेजोल्यूशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर लद्दाख के जो सांसद हैं हनीफा जान और जो लद्दाख के दूसरे तमाम सदस्य हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी उम्मीद में हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि अब बातचीत पटरी पर लौटेगी। और सोनम वांगचुक को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे, इस पर आश्वासन नहीं है, लेकिन 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर आगे बातचीत के लिए जो एक रोड मैप वो तैयार हो गया है। कैमरामैन पर हालात के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आरडीडी विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी एजाज आजाद ने राजौरी दौरे के तीसरे दिन जिले की अलग अलग पंचायत का दौरा किया और वहां चल रहे विकास के काम का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ शोबे के अफसरान भी मौजूद रहे।